हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करेंगे जीएस के पास्ट ईयर क्वेश्चंस के ऊपर एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आएंगे उन सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते रहते हैं हमेशा। पार्ट 5 है इसका नाम। इसका मतलब मैं जीएस के क्वेश्चंस के 4 पार्ट्स अपलोड पहले ही कर चुकी हूँ। नहीं देखे हैं आप, करिए, देखिए, उन्हें रेलेवेंट होंगे क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं और रिपीट होते हैं ये क्वेश्चंस, इसीलिए ही ये करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चंस की फॉर्म में इसलिए कराती हूँ, हर बार बोलती हूँ, आप लोग थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है, थ्योरी ज़्यादा पढ़ते हैं, क्वेश्चंस नहीं करते हैं। अगर आपने थ्योरी पहले पढ़ी हुई है तब भी हेल्प करेगा क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। नहीं पढ़ी हुई है तो मैं एक एक क्वेश्चन वैसे भी एक्सप्लेन करूँगी। इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन समझ लीजिए कि आप इसे पॉइंट वाइज याद कर रहे हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ, नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज़ स्टार्ट करिए क्योंकि नोट्स के बिना चलेगा नहीं। इलियम बता रही हूँ किस चीज़ का पार्ट है। पहला क्वेश्चन, इलियम इज अ पार्ट ऑफ। इलियम इज अ पार्ट ऑफ। क्वेश्चन देखिए और ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए इसे। बात चल रही है इलियम किसका पार्ट है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ऑप्शंस देखिए, आपको ये समझ में आएगा कि बॉडी से ही रिलेटेड कुछ है ये। अगर आपको नाम नहीं पता है तो मैं बता दूं, इलियम इज अ पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल। इलियम इज अ पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आप बैठते हैं, हिप बोन है, बम में जो बोन्स है वो स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर, दैट बोनी स्ट्रक्चर जिस पे आप बैठते हैं, वो बोनी स्ट्रक्चर जिस पे आप बैठते हैं, वो हिप वाला, वो बम वाला पार्ट, वो पेल्विक गर्डल है। क्या है वो? पेल्विक गर्डल है। और जो इलियम है ना, इलियम पेल्विक गर्डल का पार्ट है। अब जरा एक बार जल्दी से इसे देखिए, इस पिक्चर को देखिए। अब ये पिक्चर ला रही हूँ मैं, एक बार जरा इससे ध्यान से देखिए पिक्चर क्या कह रही है और क्या दिखा रही है। पहले ये देखिए कि ये जो पेल्विक गर्डल है, ये सारी ये बोन्स, 3 इसके अंदर बोन्स हैं। पहली बोन का नाम देखिए, इलियम ही दिख रहा है आपको पिक्चर के अंदर, देख पा रहे हैं कि आप लोग? मैंने कहा इलियम है, दूसरा क्या है? इशियम है, और तीसरा क्या है? प्यूबिस है। तीसरा क्या है? प्यूबिस है। इसका मतलब ये 3 बोन्स हैं जिनको मैं रेफर कर रही हूँ। अगर क्वेश्चन अभी इलियम का आया है, अगर क्वेश्चन ईशियम का है या प्यूबिस का है, आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों के तीनों पेल्विक गर्डल का पार्ट होते हैं। पेल्विक गर्डल में 3 बोन्स होती हैं और वो 3 बोन्स फ्यूज्ड हैं, मतलब वो जुड़ी हुई हैं, वो फ्यूज्ड हैं, वो जुड़ी हुई हैं। और स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको देख के पता चलेगा। आप बैठते हैं जिस स्ट्रक्चर पर, वो स्ट्रक्चर पेल्विक गर्डल और उसका पार्ट है इलियम। और तीनों बोन्स के नाम आपको लिखने हैं क्योंकि 3 ही बोन्स हैं इसके अंदर, इलियम, इशियम और प्यूबिस। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन इलियम आया है, मैंने इलियम पढ़ाया है, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ प्यूबिस पे क्वेश्चन नहीं आ सकता। अगर क्वेश्चन आएगा प्यूबिस इज अ पार्ट ऑफ, देन ऑल्सो द आंसर विल बी पेल्विक गर्डल। इशियम इज अ पार्ट ऑफ, तब भी आंसर क्या है? पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल क्या, कौन सा हिस्सा बताया मैंने? पेल्विक गर्डल जिस स्ट्रक्चर पे, जिस बोनी स्ट्रक्चर पे आप बैठते हैं, वो हिप वाला, वो बम वाला पार्ट, उसे पेल्विक गर्डल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज कॉल्ड लाफिंग गैस? ये ज़्यादातर बच्चों को पता होता है, नाइट्रस ऑक्साइड है। कुछ बच्चे तो सी ऑप्शन भी बोलते हैं, बट आंसर ए है, ये ध्यान रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड है। यहाँ पर ये भी बहुत मुश्किल नहीं है। बात ये है कि जब बच्चे इसका फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं तो इसे NO2 कर देते हैं। O के नीचे 2 नहीं आता है, N के नीचे 2 आता है, NO2 नहीं है, वो N2O है। लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड कह रहे हैं। कौन सा कंपाउंड जिसे लाफिंग गैस कहा जाता है, वो नाइट्रस ऑक्साइड है जिसका फॉर्मूला N2O है। एक बात और याद रखिए और इसे भी लिखिएगा, एनेस्थेटिक है ये। क्या है ये? एनेस्थेटिक है। अब एनेस्थीसिया में एनेस्थेटिक तरीके से काम कर रहा है, इसका मतलब बेहोशी के लिए इसे काम में लाया जाता है। जब हम एनेस्थेटिक की बात करें, जब हम किसी बेहोशी वाली चीज़ की बात करें जो सेडेशन कॉज करती है, जिससे नींद आने लगती है, जिससे बेहोशी आने लगती है, तो वो आपने मूवीज़ में देखा होगा, क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता था। पुरानी मूवीज़ में आपने देखा होगा कि हैंकरचीफ के ऊपर क्लोरोफॉर्म लगाया, मुंह पे लगाया और बेहोश कर दिया। तो वो बेहोश कर दिया, वो क्लोरोफॉर्म था। तो क्लोरोफॉर्म भी क्या था? एक तरह का एनेस्थेटिक था। हमने कहा जो सेडेशन के लिए, जो सेडेशन कॉज करेगा, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O एनेस्थेटिक है, भूलिएगा मत। फॉर्मूला N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, मैं यहाँ पे कम से कम 12-13 क्वेश्चन कराने वाली हूँ। इस 3 क्वेश्चन के अंदर आपको स्पीड थोड़ी सी तेज़ करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि मैं बहुत लंबा खींच देती हूँ।
मैं थोड़ा सा शायद पेशेंटली समझाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं टाइम लगाती हूँ, इसीलिए मुझे लगता है समझाने में टाइम लगता है, तो आप प्लीज़ लिखिए। पहला क्वेश्चन ये है बच्चों कि क्वेश्चन आता ही आता है, ब्राउन रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है। थोड़ा सा ना कलर से भी पता लगाने की कोशिश करिएगा। ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर प्रोडक्शन या कोको प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ये दोनों लिखने हैं आपने, आपके पास ऑप्शन में दोनों आ सकते हैं। पेपर में लेदर प्रोडक्शन आया हुआ है, बट कोको कैन ऑल्सो बी द आंसर। ब्राउन रेवोल्यूशन कोको या ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सिल्वर फाइबर, अगर आप नहीं समझ पाते हैं कि ये किस तरह की क्रांतियां हैं, तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपने हरित क्रांति का नाम सुना होगा, जैसे आपने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम सुना है, उसी तरह से येलो रेवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, ग्रे रेवोल्यूशन, मिल्क के लिए ऑपरेशन फ्लड है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये सारे के सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी की सारी क्रांतियां हैं जिनसे इन चीज़ों की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, इसीलिए इन्हें रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। क्योंकि मुझे पक्का पता है कुछ बच्चे नहीं समझेंगे और पूछेंगे कि रेवोल्यूशन क्यों बोलते जा रहे हो आप। रेवोल्यूशन इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि रेवोल्यूशन क्रांति है, और आप ये समझिए कि बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्शन में उछाल आ गया, बहुत बढ़ गया प्रोडक्शन, तभी तो हमने इन्हें क्रांति का नाम दे दिया। तो ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर प्रोडक्शन और कोको के प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है। अब लिखिए जल्दी से, देखिए मेरे पास स्पेस कम होगा, मैं बोलूँगी और आप लिखेंगे जल्दी से। अब पहले कंफ्यूजन वाला लिखिए। एक है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, एक क्या है, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। ये कंफ्यूजन है, हर बार ये क्वेश्चन इनमें से एक आता है पेपर में। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन के प्रोडक्शन से संबंधित है, लेकिन अगर हम कहें सिल्वर रेवोल्यूशन तो कंफ्यूजन होगी ही होगी। सिल्वर रेवोल्यूशन एग के प्रोडक्शन से और पोल्ट्री, एग या फिर पोल्ट्री प्रोडक्शन से संबंधित है। क्या बताया मैंने, POULTRY लिखा है मैंने। सिल्वर फाइबर प्रोडक्शन कॉटन से संबंधित है। सिल्वर का जो प्रोडक्शन है, सिल्वर रेवोल्यूशन जो है, वो एग या फिर पोल्ट्री से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, फटाफट से लिखिए। अभी तक हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। ब्राउन लेदर से, ब्राउन ही कोको से भी है, इसे भी डिफरेंट क्वेश्चन बनाना चाहिए था वैसे। सिल्वर फाइबर कॉटन से, सिल्वर एग या पोल्ट्री के प्रोडक्शन से, और ब्लू रेवोल्यूशन भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, विश्वास करिए। ब्लू रेवोल्यूशन फिश के प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है। ब्लू रेवोल्यूशन फिश के, पानी है ना देखिए, तो ब्लू रेवोल्यूशन फिश पानी में रहती है। राउंड गोल गोल पोटैटो, राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो से संबंधित है, पोटैटो से रिलेटेड है। अगर रेड की बात करें तो लाल या तो मीट है या तो टोमेटो है। लाल या तो, क्योंकि हम ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा उस कॉन्टेक्स्ट में बात करिए। तो रेड मीट के प्रोडक्शन से या फिर टोमेटो के प्रोडक्शन से संबंधित है। जल्दी से लिखिए, ये पूरा नाम समझिएगा, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। ब्लू रेवोल्यूशन है, राउंड रेवोल्यूशन है, रेड रेवोल्यूशन है, उसी तरह से पिंक रेवोल्यूशन है, पिंक क्रांति की बात हो रही है। अनियन से रिलेटेड है, अनियन के अलावा बच्चों फार्मास्यूटिकल्स से रिलेटेड है, मैं फार्मा लिख रही हूँ, फार्मास्यूटिकल्स लिखिए। और प्रॉन के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसके अलावा देखिए जल्दी से, ब्लैक है, ब्लैक रेवोल्यूशन भी है। अब काला या तो तेल है, देखिए पेट्रोलियम या फिर मैंने क्या बोला, क्रूड ऑयल, इनके साथ संबंधित है। जल्दी लिखिए क्वेश्चन। ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर से, ब्राउन रेवोल्यूशन कोको के प्रोडक्शन से, ब्लू फिश से, राउंड पोटैटो से, रेड रेवोल्यूशन मीट और टोमेटो से, और पिंक रेवोल्यूशन अनियन, फार्मास्यूटिकल्स और प्रॉन के प्रोडक्शन से। ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रो और क्रूड ऑयल में बढ़ोतरी से, उसका नाम पड़ा है ब्लैक रेवोल्यूशन। वैसे ही सिल्वर, एग और पोल्ट्री जो मैं बता चुकी हूँ। अब लिखिए ग्रे रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन आता है, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ। देखिए मैं सिर्फ एक क्वेश्चन बता दूँ, मुझे नहीं लगता कुछ फ़ायदा होगा। ग्रे लिखिए, ग्रे फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन से संबंधित है। फर्टिलाइजर्स, उर्वरक की बात हो रही है। हमने कहा ग्रे प्रोडक्शन, ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर्स, उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। गोल्डन फाइबर, जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर, ये हम सब जानते हैं, इसीलिए गोल्डन फाइबर बहुत मुश्किल नहीं होता बच्चों के लिए। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट का प्रोडक्शन से संबंधित है। येलो जो है वो ऑयल सीड्स,
येलो ऑयल, या कलर भी शायद संबंधित है, आप समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। येलो इज एसोसिएटेड विद ऑयल, इसीलिए ऑयल सीड के प्रोडक्शन से येलो रेवोल्यूशन जुड़ा है। जब हम बात करेंगे गोल्डन रेवोल्यूशन की, तो गोल्डन रेवोल्यूशन में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये लिखिए, पहला हनी, शहद की बात हो रही है। दूसरा हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि, हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि। अब हॉर्टिकल्चर, ओवरऑल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट लिखिए और फ्रूट्स में भी लिखिए, क्योंकि इसके अंदर फ्रूट्स में भी के भी उत्पादन में बहुत वृद्धि आई। पूरा लिखना है तो लिखिए, मैं बोल रही हूँ गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन एसोसिएटेड है शहद के उद्यान कृषि, ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड फ्रूट से संबंधित है। अब यहाँ पर कम से कम 13-14 क्वेश्चन बनेंगे, इससे भी ज़्यादा, क्योंकि मैंने जो पार्ट्स बताए हैं वो भी क्वेश्चन की तरह ही होंगे, देख लीजिएगा। क्वेश्चन अगर आता है कि हनी से संबंधित कौन सा रेवोल्यूशन है तो गोल्डन है, हॉर्टिकल्चर और फ्रूट से रिलेटेड तो भी गोल्डन है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है टोमेटो से तो रेड है, मीट से पूछा जाएगा तब भी रेड रेवोल्यूशन है। क्वेश्चन याद करिएगा अच्छे से, पक्का से। आगे बढ़ते हैं। ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर्स के प्रोडक्शन से संबंधित था। मैं एक चीज आपको बताना भूल गई हूं, वापस जाती हूं क्वेश्चन के ऊपर। लिखिए एक और, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड। ये यहाँ बच्चे थोड़ा गलती करते हैं, इसलिए इसको भी लिख लीजिए। एकदम से मुझे याद आया, ऑपरेशन फ्लड जो है ये डेयरी प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, मिल्क के प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बना था, तो हम कह रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड जो है वो, या फिर आप वाइट रेवोल्यूशन भी लिख लीजिए, मैं ये भी बता ही दूँ आपको साथ में। ऑपरेशन फ्लड मतलब हम वाइट रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन फ्लड हम वाइट रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ये आपको लगा होगा ना कि ये बीच में कहाँ से आ गया, इसीलिए याद आया क्योंकि वाइट रेवोल्यूशन मैंने आपको पढ़ाया नहीं। वाइट रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, और ये फ्लड वाला ऑपरेशन फ्लड जो है और जो वाइट रेवोल्यूशन है वो मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI conducts open market operations. What does open market operations refer to? हर बार क्वेश्चन ये आता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन कौन कंडक्ट कराता है। आंसर RBI है। कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी कंडक्ट कराती है? RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन मार्केट ऑपरेशंस कंडक्ट करता है। पहले ये याद रखिए। फिर पूछा है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस है क्या। मैंने कहा क्वेश्चन में से एक और क्वेश्चन निकलता है, बनता है, वो ये है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस कौन कंडक्ट कराता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस RBI कंडक्ट कराता है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब है बाइंग और सेलिंग, बाइंग और सेलिंग। अब आप कहेंगे आंसर तो ये है, मैम ये बता रही है। नहीं, मैं ये नहीं बता रही हूँ। ट्रेडिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आंसर है, आंसर सी है। तो आपको लगेगा मैंने बाइंग एंड सेलिंग क्यों बोला। बाइंग एंड सेलिंग इसलिए बोला क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब बाइंग एंड सेलिंग है। RBI जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता भी है और बेचता भी है। याद रखिए, RBI ओपन मार्केट ऑपरेशंस कंडक्ट करता है, परफॉर्म करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब ना पता हो तो आपको पता होगा NSC पेरेंट्स खरीदते हैं ज़्यादातर। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है। टी बिल्स, जिन टी बिल्स को प्लीज़, टी बिल्स ये वो वाले टी बिल्स नहीं है चाय वाले, ये टी बिल्स ट्रेजरी बिल्स हैं बच्चों। टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या किसान विकास पत्र पता होगा आपको, आपने सुना होगा नाम। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि RBI जो है ये इन्हें खरीदता भी है और बेचता भी है। इन्हें ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा जाता है। और ओपन मार्केट ऑपरेशंस कौन परफॉर्म करता है, कौन कंडक्ट करता है? RBI। तो ट्रेडिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। इक्विटी नहीं है, बाइंग एंड सेलिंग इक्विटी नहीं है। कहीं आपको ये लगे कि बाइंग और सेलिंग बोला है तो आंसर ये होगा, नहीं। सी इसीलिए आंसर है क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डायरेक्ट आंसर था कि RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता और बेचता है, इसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज मेरियाना ट्रेंच लोकेटेड। क्वेश्चन बहुत आसान है, ये ज़्यादातर बच्चों को पता होता है। तो मेरियाना ट्रेंच एक गड्ढा, ट्रेंच का मतलब गर्त होता है हिंदी में, गड्ढा होता है पैसिफिक ओशन के अंदर। पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन, तो पैसिफिक ओशन के अंदर एक गड्ढा है जो डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ ऐसा कहा जाता है। तो मेरियाना ट्रेंच
पैसिफिक ओशन में है, इसे याद रखिएगा। मेरियाना ट्रेंच कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच अमंग द फॉलोइंग कोस्ट बिलोंग्स टू केरला? बिलोंग्स टू केरला। मेरे को ये लगता है कि थोड़ा सा शायद पिक्चर से फ़र्क पड़ता है, इसलिए मैंने थोड़ी सी पिक्चर्स लानी शुरू कर दी हैं। आप एक बार देखिए, शायद कुछ बेनिफिट हो, मैं कुछ मदद कर पाऊँ याद करने में आपकी। ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी पिक्चर छोटी है, लेट मी एक्सपैंड इट। देखिए पिक्चर के अंदर, ये देखिए ये वाला हिस्सा केरला है। केरला के अंदर आप देख पा रहे हैं क्या? मालाबार कोस्ट आपको दिख रहा है? ये नहीं है। देखिए केरला की बात हो रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, देखिए केरला है। केरला में आपसे पूछा जा रहा है ना कौन सा कोस्ट है, तो कोस्ट देखिए कौन सा है? मालाबार कोस्ट है। ये रहा केरला, ये रहा केरला, तो केरला मालाबार कोस्ट। हटा रही हूँ मैं इसे। हमारा आंसर क्या आया है? हमारा आंसर आया है केरला में मालाबार कोस्ट। आंसर मार्क कर लीजिए जल्दी से। विच अमंग द फॉलोइंग कोस्ट बिलोंग्स टू केरला? आंसर क्या है? मालाबार कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज कैनाल किसको जोड़ती है? किसको जोड़ती है? स्वेज कैनाल रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती है। याद रखिए और लिखिए, स्वेज कैनाल रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती है। द स्वेज कैनाल इज एन आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे इन इजिप्ट। कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, वो इजिप्ट वाला बात छोड़िए उसको, आप बस इतना लिखिए कि रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती है स्वेज कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कैन द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस बी इशूड? अब हेबियस कॉर्पस, जिसे आप हेबीज कॉर्पस ही बोलते हैं, तो हेबियस कॉर्पस क्या है? यू मे हैव द बॉडी। हेबियस कॉर्पस, यू मे हैव द बॉडी। हेबियस कॉर्पस, यू मे हैव द बॉडी, ये इसका मीनिंग है, यू मे हैव द बॉडी। अब बात ये चल रही है कि ये रिट है, रिट इशू की जाती है। देखिए आपको बता दूं, कुछ फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करते हैं, जैसे हम कोर्ट जा सकते हैं, हमारे पास राइट है फ्री रहने का, तो बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं इन सब रिट्स के साथ। मैं आपको बताती हूँ ये हेबियस कॉर्पस किस कंडीशन में कहाँ एप्लीकेबल है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा आप जल्दी से। बात ये चल रही है कि किसी को डिटेन कर लिया गया है, किसी को पकड़ लिया गया है, किसी इंडिविजुअल को, जैसे एग्जाम्पल जेल में उसे रखा गया है, कस्टडी में उसे ले लिया गया है। कस्टडी में लेने के बाद ऐसा कहा जाता है कि कस्टडी में लेना लीगल तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल लेजिटिमेट होना चाहिए। कोर्ट के लेड जो भी कोर्ट की दी हुई गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो करते हुए होना चाहिए, मतलब कोर्ट के दायरे में होनी चाहिए सारी चीज़ें। चलिए डिटेन कर लिया है, 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने उस अरेस्ट किए हुए बंदे को पेश किया जाना चाहिए। नहीं पेश किया जाएगा तो उसे रिलीज करना पड़ेगा। किस बेसिस पे रिलीज करना पड़ेगा? रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस के बेस पे उसे छोड़ना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस है, कब इशू की जाती है? हमने कहा अगर कोई रॉन्गफुली किसी को डिटेन कर लेता है, रॉन्गफुली किसी को डिटेन कर लेता है, किसी भी बॉडी ने किसी को भी डिटेन कर लिया, किसी भी इंसान को, तो 24 घंटे पहले तो वो लीगली उसको अरेस्ट करना होगा। अगर उसे लीगली पकड़ा है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने पेश किया जाएगा। अगर पेश नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो हम कह रहे हैं कि उसे रिलीज कर दिया जाएगा। किसके बेस पे? आपके संविधान की बात हो रही है, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस के बेसिस पे उस आदमी को छोड़ दिया जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है रॉन्गफुल पुलिस डिटेंशन। आंसर क्या आ रहा है? रॉन्गफुल पुलिस डिटेंशन। भूलिएगा मत, हेबियस कॉर्पस का रिट कब अप्लाई किया जाता है, कब इस्तेमाल किया जाता है कि कभी किसी को गलत तरीके से डिटेन कर लिया जाएगा तो उसे हेबियस कॉर्पस के तहत छोड़ना पड़ेगा, अगर मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रेजेंट नहीं कर पाए तो। क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बहुत बड़ी चीज़ हो रही है अब यहाँ पे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट किया जा रहा है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट कैसे करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने के लिए आप लिखिए पहले, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, सभी नहीं हैं। यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है, आंसर कोई और क्यों नहीं है, यहाँ मेंबर्स लिखा है, मैंने यहाँ इलेक्टेड मेंबर्स लिखा है।
आंसर ऑप्शन डी इसलिए सही है क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया के अंदर, इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर, हम कह रहे हैं राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के अंदर दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड। अब आप कहेंगे नॉमिनेटेड हैं क्या? नहीं, नॉमिनेटेड सदस्य जिनको मनोनीत किया था राष्ट्रपति ने खुद, चाहे वो एंग्लो इंडियंस थे 2 लोकसभा वाले या 12 थे राज्यसभा वाले, हमने कहा ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबलीज विधानसभाओं की बात हो रही है। अब आप समझ गए हैं, विधानसभाएं आप राज्यों में देखते हैं, विधानसभाएं होती हैं, विधान परिषद होती है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं। तो मैंने क्या कहा, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो तो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य, ऊपर भी दिया हुआ है ऑप्शन के अंदर, जानबूझ के दिया गया है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस मतलब लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, चुने हुए सदस्य। विधानसभा के भी मेंबर्स हैं चुने हुए, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, नॉमिनेटेड पार्ट नहीं लेंगे, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो आंसर 9th का डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट? आंसर है सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन to become the president of Indian National Congress as well। यहाँ पर मैंने आपको ना अगले क्वेश्चन का भी आंसर बता दिया, लेकिन आप पहले ध्यान से सुनिए बात क्या कर रही हूँ मैं ये कह रही हूँ पहली महिला जो राज्यपाल बनी किसी भारतीय राज्य की, पहली महिला राज्यपाल, आंसर है सरोजिनी नायडू। जो कहाँ की राज्यपाल बनी, कहाँ की गवर्नर बनी? यूपी की गवर्नर बनी। क्वेश्चन ये है कि हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? आंसर आ रहा है एनी बेसेंट। अब आप कहेंगे अभी तो मैम बोल रही थी सरोजिनी नायडू, एक्चुअल में मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाना चाह रही थी, वो क्वेश्चन मैं आपको यही समझाती हूँ। सुनिए, क्वेश्चन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC प्रेसिडेंट्स होते थे, आप जानते हैं ये बात। अब क्वेश्चन ये है कि पहली महिला प्रेसिडेंट तो वो इंडियन नहीं थी, वो आयरिश थी, आयरलैंड की थी, एनी बेसेंट बनी थी। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन ये आ जाता, देखिए मिक्स मत करिएगा, मैं अलग से ही लिख देती हूँ, अगर वो ये बोलता कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC फर्स्ट। अब ये इंडियन वर्ड इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे देखिए, पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी तो सरोजिनी नायडू है। मेरे हिसाब से आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, मेरे को शायद रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि अगर पहली महिला प्रेसिडेंट बोली जाएगी INC की, तो वो एनी बेसेंट है, लेकिन पहली भारतीय महिला बोली जाएगी, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बोली जाएगी तो सरोजिनी नायडू है। बस इतना सा तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट? ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को, प्लीज लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मैं कह रही हूँ चीफ मिनिस्टर, अब महिला चीफ मिनिस्टर इंडियन स्टेट, वो भी यूपी की है, सुचिता कृपलानी जो पहली वुमेन सीएम बनी, कहाँ की? यूपी की। अब आप कहेंगे कि ये तो मज़ेदार बात है। जी, बात ये थी कि यूपी की ही, जब हम महिला गवर्नर की बात करें, पहली महिला गवर्नर की बात करें या पहली महिला चीफ मिनिस्टर की बात करें, दोनों ही यूपी में बनी थी। चीफ मिनिस्टर पहली सुचिता कृपलानी और पहली महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू, दोनों लिखिएगा पक्का से। हु इज नोन एज द फादर ऑफ पंचायती राज? ये क्वेश्चन बहुत आसान है। बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता कमेटी थी जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, पंचायती राज व्यवस्था लगाई गई थी भारत के अंदर, तो पंचायती राज सिस्टम के फादर माने जाते हैं, पंचायती राज के फादर माने जाते हैं
बलवंत राय मेहता। 13 का आंसर क्या है? डी है। बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायती राज से संबंधित है। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, थोड़ा सा शायद आप लोग ना जानते हो, मैं इसलिए समझाने में टाइम लूंगी। सेमीकंडक्टर मटेरियल आर, पहले ना इसके नाम में सेमी पढ़िए। सेमी का मतलब आधा है, हाफ है, डेमी है, अर्धचालक की बात हो रही है। हम कह रहे हैं कि सेमी कंडक्टर है, इसका मतलब मेटल तो नहीं हो सकता। सेमी कंडक्टर है, इसका मतलब मेटल तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि मेटलॉइड्स होने चाहिए, मेटल नहीं होना चाहिए। मेटल और नॉन मेटल के बीच का कुछ होना चाहिए। अब अजीब बात यह है कि आंसर ऑप्शन ए और डी तो इसीलिए ही कट जाता है, क्योंकि देखिए हमें अर्धचालक चाहिए। हमें क्या चाहिए? अर्धचालक चाहिए। तो मैं कह रही हूँ सेमी कंडक्टर चाहिए। सेमीकंडक्टर मटेरियल है, जबकि प्लैटिनम तो मेटल है ना, हमें मेटल थोड़ा चाहिए था, हमें तो बीच का कुछ चाहिए था। तो सेमीकंडक्टर चाहिए, हमें सेमीकंडक्टर चाहिए। तो हमें प्लैटिनम मेटल है, ये आंसर नहीं हो सकता है। कुछ जो चाहिए वो हमें मेटल और नॉन मेटल के बीच का कुछ चाहिए, वो है आंसर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। मैं आपको आराम से समझाती हूँ, ध्यान से सुनिए। साइंस में काफ़ी बच्चे वीक होता है, उन्हें थोड़ा जल्दी समझ नहीं आता। कोई चीज़ है जो सिलिकॉन और जर्मेनियम, पहले चलिए आंसर की तरफ ही बढ़ते हैं, एक बार आंसर को ध्यान से लिखिए। सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटलॉइड्स हैं। क्या हैं? मेटलॉइड्स हैं। अब मेटलॉइड्स क्या है? मेटल और नॉन मेटल के बीच का, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल की होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल वाली होंगी। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला है? मैंने बोला सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटलॉइड्स हैं। पहले लिखिए, मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स क्या बताया मैंने? नॉन मेटल और मेटल के बीच का कुछ। तो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल वाली होती हैं इनकी, कुछ प्रॉपर्टीज इनकी नॉन मेटल वाली होती हैं। आंसर समझाने से ही शायद आपको ऊपर वाले आंसर में कुछ कंफ्यूजन रह ही नहीं जाएगी। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच का मेटलॉइड्स, और वो कौन से हैं? वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्यों बोला मैंने? आपको इसको रिलेट कैसे करना है? आपको इसे रिलेट करना है ऐसे, चिप्स बनाई जाती हैं सिलिकॉन की, चिप्स बनाई जाती हैं सिलिकॉन की। सिलिकॉन वैली तभी तो, क्योंकि आईटी के सारे हेडक्वार्टर्स सिलिकॉन वैली में चिप्स बनाई जाती हैं। तो सिलिकॉन की चिप, सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन और जर्मेनियम। भूलिएगा मत, मेटल नहीं, हमने कहा मेटल और नॉन मेटल के बीच का मेटलॉइड है सिलिकॉन और जर्मेनियम। प्लैटिनम वाले दोनों ऑप्शन इसलिए कट गए थे क्योंकि वो मेटल थे और हमें मेटल नहीं चाहिए था, हमें मेटलॉइड चाहिए थे। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन जल्दी से। क्या पढ़ा था? रिवीजन तक इसीलिए रुकना है क्योंकि याद नहीं होगा ऐसे, अगर जल्दी से एक बार देख लेंगे शायद याद हो जाएगा। पेल्विक गर्डल लगाया हुआ है मैंने पिक्चर, तो पेल्विक गर्डल इलियम, देखिए पेल्विक गर्डल एक बोनिंग स्ट्रक्चर था, उसके अंदर 3 बोन्स हैं जो फ्यूज्ड हैं, जो जुड़ी हुई हैं, जिसमें इलियम, इशियम और प्यूबिस होता है। नाइट्रस ऑक्साइड एनेस्थेटिक है, सेडेशन कॉज करता है, बेहोशी लाता है। N2O इसका फॉर्मूला है, NO2 नहीं है, NO2 लिख के काटा मार दीजिएगा, गलती का कोई स्कोप नहीं है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ये थोड़ा टाइम लेगा रिवीजन में। ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर और कोको से, ब्लू फिश से, राउंड पोटैटो से, सिल्वर फाइबर कॉटन से, राउंड पोटैटो से, रेड मीट और टोमेटो से, पिंक अनियन फार्मास्यूटिकल्स एंड प्रॉन से, ब्लैक पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल से, सिल्वर रेवोल्यूशन एग पोल्ट्री से, ग्रे फर्टिलाइजर से, गोल्डन फाइबर जूट से, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड से, गोल्डन रेवोल्यूशन हनी ओवरऑल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट या फ्रूट्स के प्रोडक्शन से, वाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड मिल्क के प्रोडक्शन से संबंधित है। आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस कंडक्ट करता है, और ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जैसे किसान विकास पत्र। मेरियाना ट्रेंच डीपेस्ट पार्ट है, ओशन पैसिफिक ओशन में है ये। मालाबार कोस्ट केरला का, स्वेज कैनाल रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता हुआ। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या था? यू मे हैव द बॉडी। हम कह रहे थे कि किसी को गलत तरीके से डिटेन कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए, तो उसे जल्दी से जल्दी लीगल तरीके से पकड़ा जाए तो कोई बात नहीं, और जल्दी से जल्दी लेकिन फिर भी प्रेजेंट तो करना होगा। 24 आवर्स के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने जाना होगा, पेश करना होगा।
नहीं हो पाया तो इसे छोड़ना पड़ेगा। अंडर द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस, दैट मीन्स लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट यूपी की थी सरोजनी नायडू। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ये एनी बेसेंट है, बट अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी आ जाए तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट सुचेता कृपलानी, जो सीएम बनी थी यूपी की। पंचायती राज व्यवस्था के फादर बलवंत राय को कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को। सेमीकंडक्टर मटेरियल इन चारों ऑप्शन में से सिलिकॉन और जर्मेनियम है। रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।